अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक एफआईआर का टॉपिक के अंदर मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहले हिस्से के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपने एफआईआर स्ट्रॉन्ग कैसे करवानी है। दूसरे हिस्से में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं तो देन आपने स्ट्रॉन्ग एफआईआर कैसे करवानी है नामलूमों के ऊपर। वो पोर्शन बहुत जरूरी है, उसको ख्याल से सुनिएगा। बीसीओ और खानदानों के नाम डाल देते हैं कि हर खानदान का एक बंदा, ताकि जो लोग इनके पीछे आए सब लोग फंसा दो केस। इससे वक्ती नुकसान होता है 1, 2, 3 माह, उससे ज़्यादा आप नुकसान नहीं कर पाओगे किसी का। और वो भी सिर्फ और सिर्फ वो लोग अरेस्ट होंगे, जेल में जाएंगे, जमानते होकर बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आपका केस सारे का सारा बढ़ जाना है। मैंने अपनी क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर बहुत बारी चीज़ ऑब्जर्व की कि जो प्रोसिक्यूशन है, मदई है एफआईआर का, वो अपने केस को समटाइम साबित नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? हमारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हम जो मकतूल के घर वाले हैं, मुद्दईयान है, वो मकतूल का बदला लेने के लिए एफआईआर नहीं करवाते, वो अपनी ग्रज और अपनी ज़ाती अना और दुश्मनी के लिए एफआईआर करवाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक रिसेंटली एक केस की एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पर एक शख्स का मर्डर होता है और जो उसके मुद्दईयान है, मर्डर जो करने वाले 2 शख्स हैं, वो उनको छोड़कर उन 3 लोगों पर एफआईआर करवा देते हैं जो ना तो उस वक्त वकूए पर मौजूद थे, और इवन दो उन 3 में से एक शख्स तो जेल में था किसी छोटी मोटी एफआईआर के अंदर, और जो 2 लोग, और इसके अलावा वो 5 नामलूम लिखवा देते हैं, और जो 2 लोग जेन्युइन हैं और जिनके ऊपर एविडेंस भी मौजूद है उनका वो जिक्र ही नहीं करते। उनको वो कहते हैं कि जी हम 5 नामलूम लिखवाएं, इन दोनों में जिक्र कर देंगे। अब होता क्या है, लॉ भी ये कहता है, शरीयत भी ये कहती है कि अगर किसी बयान करने वाले की, किसी विटनेस की, स्टेटमेंट देने वाले शख्स की एक बात अगर झूठी निकलती है तो अज्यूम ये किया जाएगा कि उसका बाकी तमाम केस भी झूठ पर मबनी है। अब जब भी मैंने आपको एक एफआईआर बताई, इसका आपने अहवाल देखा कि मर्डर एक शख्स का हुआ, उसके मुद्दईयान ने, उसके भाई ने, बाप ने जो एफआईआर करवाई वो उन 3 लोगों को नॉमिनेट किया जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे, जिनमें से एक शख्स जेल में था एक केस में, और 5 नामलूम लिखवा दिए। और बाद में ज़िमनियात में, तत्मिया बयानों के अंदर उन 5 में उसने उन तीनों के किसी भाई का, बेटे का भी जिक्र करके उनको डाल दिया। अब इस केस में हुआ क्या? अब वकील ने तो ये साबित करना है कि ये 3 लोगों में से एक बंदा जेल में था, 2 लोगों की जियो फेंसिंग के थ्रू, बाकी एविडेंस के थ्रू उनकी वहाँ पर प्रेजेंस ही मौजूद नहीं है, और जिन दोनों ने किया है उनको इन्होंने बाद में नामलूमों के अंदर तस्मिया बयान में शामिल करवाया, और जिन 3 और लोगों को इन्होंने नामलूमों में शामिल करवाया, मतलब कि वो 3 नॉमिनेट के भाई और बेटों को, वो भी उस वक्त वकूए पर मौजूद नहीं थे। तकरीबन 8 लोग नॉमिनेट किए, जबकि मारने वाले 2 थे, उनमें से भी एक मारने वाला था, एक बाइक चला रहा था। तो ऐसा होता क्या? अब देखें, इसके अंदर मुद्दई ने अपना ज़ाती ग्रज निकालने के लिए कि मैं दूसरी पार्टी के सारे घर वालों को प्लज कर दूं, तो 1, 2 माह या 4 माह के लिए तो आप किसी को तंगी दे सकते हो, बट एक्चुअल में जो विक्टिम है, जो मजरूब है, जो मकतूल है, उसको आप इंसाफ नहीं दिला रहे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप उसके लिए इंसाफ की जंग नहीं लड़ रहे, आप अपनी ज़ात के लिए, अपनी खुशनुदी के लिए जंग लड़ रहे हो, अपनी ख्वाहिशात के लिए आप लोगों को फंसा रहे हो। इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि उस एफआईआर में से वो 8 के 8 लोग ही बाइज्जत बरी हो गए। होना ही था, क्योंकि वो 3 लोग जिनको नॉमिनेट किया था वो वकूए पर मौजूद ही नहीं थे, एक शख्स उनमें से जेल में था, बाकी जिन 5 लोगों को नामलूमों में उन्होंने तत्मिया बयानों के थ्रू, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने नॉमिनेट किया, वो 5 लोग भी मौके पर मौजूद नहीं थे। और जो 2 लोगों को उन्होंने नामलूमों में शामिल कर लिया जो मौके पर मौजूद थे, उनको उन्होंने मौके पर वो जिक्र ही नहीं किया कि उन्होंने एफआईआर मारी है, उन्होंने उनका जिक्र ही 109 में किया, चूँकि वो किराए के कातिल थे। अब इसका नुकसान क्या हुआ? जो जेन्युइन सच्चा हकीकी वकूआ था वो मुद्दईयान की एक झूठ की वजह से ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। इसकी एक बड़ी वजह क्या है कि हमें एफआईआर करवाने की सेंस नहीं है। हमें एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे दर्ज करवानी है, इसके बारे में आगाही का होना, फुल इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि आप एफआईआर को दर्ज करवाते हुए इन चीज़ों को आपने फोकस में रखना है, ताकि आप एक जेन्युइन, सच पे मबनी और स्ट्रॉन्ग एफआईआर दर्ज करवा सके। फर्स्ट, जो भी एफआईआर दर्ज करवाने वाला है वो एफआईआर का वक्त, वकूआ और जगह सही से दर्ज करवाए। 2, 4, 10 मिनट का गैप हो सकता है, 20, 30, 50 मिनट तक का भी गैप हो सकता है, घंटों का गैप उसके अंदर वो ना डाले। वकूआ एफआईआर का, एफआईआर की टाइमिंग और इसकी डायरेक्शन जो है वो एग्जैक्ट हो, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, ये वकूआ एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर जैसे अभी इसी एफआईआर का हम जिक्र करें तो अगर इसके अंदर 2 लोग नॉमिनेट थे तो उन्हीं दोनों को ही नॉमिनेट करें कि ये 2 लोगों ने ही डेफिनेटली मारा, तो उन दोनों ने, बाकी मान लेते हैं कि जी उन दोनों ने किसी और के कहने के ऊपर मर्डर कर दिया, ये वाला। तो जेन्युइन एफआईआर के अंदर आप उन दोनों का ही जिक्र करें कि ये 2 शख्स थे। अगर इसी केस का हम देखें
कि जिसके अंदर 2 लोगों ने मारा, उन 3 के कहने के ऊपर मान लेते हैं, उन 3 के कहने पर इन्होंने ये मर्डर किया, तो आपने जेन्युइनली एफआईआर में इन दोनों का ही जिक्र करना है। बट यहां पर आपने ये रखना है कि मेरा इनके साथ जो वजह अनाद कोई नहीं थी, वजह अनाद मेरी फलां शख्स के साथ थी, और मुमकिन तौर के ऊपर इनको डायरेक्शन या इंफॉर्मेशन या असिस्टेंस या वट एवर मदद जो है वो इन तीनों ने ही दी है। इससे होगा क्या, जब कोर्ट के अंदर आपका वकील, प्रोसिक्यूशन का वकील आपके फेवर में, मदई के फेवर में जब बहस करेगा, तो उसके पास आर्ग्यूमेंट होगा कि जनाब बिला वजह इन्होंने इसका मर्डर किया, वजह अनाद इनकी डायरेक्ट नहीं थी, वजह अनाद इन दोनों की, इन तीनों की वजह से थी, इन दोनों ने इन तीनों की वजह से इसके ऊपर अटैक किया, मर्डर किया और कत्ल कर दिया इस शख्स को। तो वहां पर आप जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनको आप उनको 109 में रख सकते हैं, प्लानिंग के अंदर, मशावरत में, मदद फराहम करने में, या वट एवर उनको हुक्म देने में, उनको ये मर्डर करवाने में। तो जब आप हर मुल्ज़म को जिसका जो किरदार है उसको वहां पर रखेंगे, तो उसको एक्चुअल में वही पनिशमेंट ज़रूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक FIR जो 100% सच पर मबनी हो और उसमें से मुल्ज़मान बाइज़्ज़त बरी हो जाए, मुमकिन ही नहीं है। मेरा जो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, जितने भी मुल्ज़मान बरी हुए अब तक मेरे केसेस में, उनमें जो FIRs थी वो सारी की सारी झूठ पर मबनी थी। मारने वाला कोई और था लेकिन नाम किसी और का डलवा दिया, किसी और की फैमिली को। मारने वाले मुलाजिम थे, नाम डलवा दिए मालकान के। हुआ क्या, उसके अंदर झूठ आ गया। जब झूठ आ जाएगा आपकी स्टेटमेंट में, तो यही समझाएगा कि आपकी सारी स्टेटमेंट ही झूठी है, क्योंकि शरीयत का भी ये रूल है और लॉ का भी यही रूल है। तो जिनका जो रोल है वही रोल लिखवाएं। सेकंड रूल, FIR कम से कम लोगों के ऊपर करवाएं। FIR के अंदर 5, 7, 10, 20 तमाम खानदानों को ना फंसा दें। जितने कम लोग रखेंगे उतना केस आपका स्ट्रांग होगा, उतना ही आपके केस के अंदर जान आएगी, उतना ही आपके केस में आपके मकतूल को इंसाफ मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड रूल, FIR के अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट ना लेने दें। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डिटेल तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मेरी अलग से एक वीडियो आ जाएगी। उसके अंदर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट के तमाम पहलुओं का जिक्र करूंगा कि कौन कौन से पहलू में बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुल्ज़म को मिल सकता है। तो कोशिश ये करें कि जो आप स्टोरी बना रहे हैं FIR की, या जो किस्सा आप FIR का लिख रहे हैं, उसके अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुल्ज़मान को कम से कम मिले या बिल्कुल ना मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% जो मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, शक जहां पर पैदा हो गया तो शक का फायदा हमेशा मुल्ज़म को मिलेगा। ये एक प्रिंसिपल, ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सली पूरी दुनिया के अंदर एप्लीकेबल है। तो लिहाजा बेनिफिट ऑफ डाउट वाली स्टोरी से आपने हत्तुल इम्कान बचना है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये कि अगर आपको पता ही नहीं है, मतलब आप शक तो आपको है कि फलां बंदे मर्डर कर सकते हैं, हमारी दुश्मनी उनके साथ है या वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, श्योर नहीं हो आप, देखा नहीं आपने, तो कभी भी गलत नाम ना दें। कभी भी नाजायज़, बेगुनाह, या जिनके बारे में आपको पता नहीं है या किसी ने आपको बता दिया कि ये लोग थे, उनके नाम FIR में ना दें, वो बरी हो जाएंगे। हमेशा उस वक्त आप सारा मलबा पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर डाल दें कि जी मेरा बंदा मर्डर हुआ है, इतने बजे मर्डर हो गया, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मारा है, पुलिस ढूंढ के दे, बात खत्म। पुलिस वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसी FIR करवाओ। ये इतनी स्ट्रॉन्ग FIR है, इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट्स हैं कि अगर आप ऐसी FIR करवाते हो या सारा मामला पुलिस पे डाल देते कि भाई पुलिस जाने और इनका मामला जाने, मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे मेरे बंदे चाहिए, किन्होंने मेरे बंदे का मर्डर किया है, मुझे मेरे मुल्ज़मान चाहिए, बस। इसके बाद पुलिस वाले फिर जियो फेंसिंग, फोरेंसिक, वट एवर, एक एक कड़ी के साथ कड़ी मिलाते मिलाते उस एग्जैक्ट बंदे तक पहुंच जाएंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो इसके अंदर कातिल होगा। और इस FIR में 100% जो रेशियो है वो पनिशमेंट की है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन आपके पॉइंट के मुताबिक होगी, बंदे बरी होंगे। जब इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग लॉ, अकॉर्डिंग टैक्टिक्स एंड अकॉर्डिंग टेक्निक्स होगी, तो आपके असल मुल्ज़मान पहुंच जाएंगे। अब वो मुल्ज़मान आपको पसंद है या नहीं, आप किसी और को फंसाना चाहते थे, ये तो बात फिर ख्वाहिशात पर मबनी आ गई, लेकिन आपके एग्जैक्ट और जेन्युइन जो मुल्ज़मान हैं वो चलान में कोर्ट के सामने होंगे और कोर्ट उनको सजा ज़रूर सुनाएगी। 100% इसके ऊपर पनिशमेंट रेशियो है। तो बेगुनाह लोगों को मत फंसाएं। इन 4 बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर अगर आप अमल करते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग FIR क्रिएट कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकते हो अपने मकतूल की फेवर में। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, कोशिश करें कि मकतूल को इंसाफ दिलवाएं, अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करें, अपनी ज़ाती ग्रज दुश्मनियाँ ना निकालें कि आपका एक बंदा किसी का मर्डर हो जाता है तो बजाय जेन्युइन लोगों के नाम देने के वो BCO और ख़ानदानों के नाम डाल देते कि हर ख़ानदान एक एक बंदा, ताकि जो लोग इनके पीछे आए सब ने फंसा दो, केस नाम लोगों में डालवा दो। इससे वक्ती नुकसान होता है 1, 2, 3 माह, उससे ज़्यादा आप नुकसान नहीं कर पाओगे किसी का, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वो लोग अरेस्ट होंगे, जेल में जाएंगे, जमानते होकर बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आपका केस सारे का सारा वो स्पॉइल हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीका FIR का ये 4 रूल्स पर ज़रूर अमल करें। ये 4 रूल्स मैंने डिफरेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट से
क्रक्स निकाल कर बनाए जो मैंने आप तक पहुंचाया। लेक्चर इज कंप्लीट। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।